हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ मैं आपका पीआईएनसी नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो अपना सेशन होने वाला है वो मेनली ऑल सब्जेक्ट्स को कैरी करेगा। प्लस आपके जो आज का सेशन है वो आपके आज कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं प्लस एएनएम के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएचओ से जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, प्लस आज का जो सेशन है उसके अंदर ऑल ओवर सब्जेक्ट्स को लेके आज हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, मेन लीड जो क्वेश्चंस होते हैं आज अपन उनको देखेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन तक। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव रुधिर मतलब ब्लड की पीएच होती है। इसमें क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि अपन को क्या मतलब अपन को इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि ब्लड की पीएच जो होती है वो क्या होती है। यस, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जल्दी आंसर करें। मैं ये इस क्वेश्चन में ये है कि मानव मतलब ह्यूमन की जो ब्लड की पीएच है वो कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा है 6.5, 7.4, 9.5, 8.6। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी आंसर करें। प्लस ये मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच को रिलेटेड। यूरिन की पीएच ले लीजिए, ब्लड की पीएच ले लीजिए, आप वेजाइना सिक्रेशन की पीएच ले लीजिए। ये सारी जो है मेनली इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक जो टॉपिक आता है ब्लड अपना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रेंज देखी जाती है कि भाई ब्लड की पीएच, मेनली जो ब्लड की पीएच होती है स्लाइटली एल्कलाइन होती है, एसिडिक नहीं होती है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो अपनी जो ब्लड की जो पीएच है वो रेंज के अंदर देखें तो 7.35 टू 7.45 रहती है। तो यहाँ पे मेनली जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि 6.5 ये एसिडिक के अंदर चली जाएगी। देन ये देखो तो न्यूट्रल के अंदर रहेगी, स्लाइटली एल्कलाइन अपन इसको बोल सकते हैं। देन ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर में चली जाएगी। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या 7.4। ये अगर आपको रेंज में पूछा जाए तो 7.35 टू 7.45, अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाए 7.45 या फिर 7.4 तो आपको उसके आंसर उस 7.4 के साथ में जाना है। ओके, यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि पूछा गया है कि मानव की रुधिर की पीएच क्या है। रुधिर मतलब ब्लड पीएच क्या है। ऑप्शन बी 7.4, रेंज में पूछे तो 7.35 टू 7.45। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी फसलियां पाई जाती है। फसलियां मतलब रिब्स कितनी पाई जाती हैं। इसके अंदर अपन को पेयर्स के अंदर दे रखा है और प्लस ब्रैकेट्स में उसकी टोटल नंबर्स दे रखे हैं रिब्स के कि कितने होते हैं। रिब्स क्या होती है, जहाँ पे अपने जो लंग्स होता है, चाहे अपना जो हर्ट होता है, जो मीडियास्टेनम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको सबको कवर करने का काम करती है। रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। मेनली कार्टिलेजेस के बने होते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। 7 जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी, 12 जोड़ी जिसमें टोटल जो रिब्स होती है वो 24, 16 जोड़ी जिसमें टोटल रिब्स होती है 32, या फिर एक जोड़ी जिसमें 2 रिब्स होती हैं। जल्दी अपना आंसर बताएं या फिर अपना आंसर सोचे और अपने दिमाग में उसको रिवाइज करें कि भाई टोटल कितने रिब्स पाई जाती हैं। टोटल रिब्स पाई जाती हैं ऑप्शन बी 12, एक साइड में मतलब 12 जोड़ियां होती है, ठीक है। 12 एंड 12 दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में होती है। टोटल मिला के कितनी 24 रिब्स पाई जाती है 12 पेयर में, और अगर इंडिविजुअली काउंट करें तो 24, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट साथ बने रहिए ताकि नेक्स्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है आप उसके अंदर अच्छी तरीके से फाइट कर सके। मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करेंगे आज अपन। आज इस सेशन में सारे मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाले केंद्र कहाँ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि भाई रेगुलेशन जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, मेनली ब्रेन के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर होता है, तापमान नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। थर्मो रेगुलेशन सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेनली जो भी सारे रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने ब्रेन के अंदर। उसके अंदर से मेनली जो अपन देखें हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, देन सेरिबेलम, ठीक है। मेनली ये 3 सेंटर्स होते हैं जो अपने बॉडीज की जितनी भी रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, ये 3 सेंटर जो ब्रेन है 3 सेंटर्स में पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। मेनली जो अपना हाइपोथैलेमस होता है अपने सारे होमोस्टेसिस, जो भी वाइटल ऑर्गन के होमोस्टेसिस है उनको कवर अप करता है। प्लस अपन देखिए सेरिबेलम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, ह्यूमन ब्रेन का। देन उसके अंदर वो कोऑर्डिनेट जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो उनको कोऑर्डिनेट करता है, अपनी मोटर पोस्चरिंग, मोटर लर्निंग वगैरह सबको उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सॉरी, सेरिबेलम जो होता है वो सारे मोटर जो अपनी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, प्लस उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। जो सेरिब्रम होता है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर अपन लैंग्वेज, वॉलंटियर मूवमेंट्स वगैरह जो करते हैं वो कर सकते हैं। देन हाइपोथैलेमस के अंदर अपन देखें तो अपना हंगर, ट्रस्ट, स्लीप साइकिल और जो मेनली जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है वो करता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाला केंद्र कहाँ पाया जाता है। तो तापमान नियंत्रण करने वाला केंद्र जो होता है किडनी के अंदर तो नहीं होता है। देन लिवर में नहीं भाई, लिवर में भी नहीं होता है। देन अमाशय मतलब स्टोमक, स्टोमक में भी नहीं पाया जाता है। मेनली कहाँ, हाइपोथैलेमस जो कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर। मेनली ये क्या काम करता है, होम्योस्टेसिस का, जहां पे अपने सारे वाइटल्स ऑर्गन के होम्योस्टेसिस होते हैं। कोऑर्डिनेट करता है ये टेम्परेचर, स्लीप साइकिल। मेनली ये जो कोऑर्डिनेट करता है टेम्परेचर, स्लीप साइकिल, अपनी हंगर, अपने ट्रस्ट को। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको कि अपने यहाँ पे अपने शरीर के अंदर तापमान को तापमान नियंत्रण करने वाला जो केंद्र होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है वहां पे ये सारे एक्टिविटी होती है। ये क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर है जो कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मानव के हृदय में पाए जाने वाले कक्ष, मानव के हृदय में पाए जाने वाले कक्ष मतलब हार्ट हैव हाउ मेनी चैम्बर। मेनली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो अपन मेनली देखते हैं हार्ट जो होता है वो मीडियस्टिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन उसके अंदर अपन अगर उसको उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं एक तरीके से, तो उसके अंदर क्या मेनली
एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मेनली ये होते हैं। इसके अंदर मेनली जो हार्ट का काम होता है वो क्या होता है, पंपिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ से अपनी एरोटा निकलेगी, देन सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा आके राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कलेक्ट करना, देन यहाँ से निकलेगी अपनी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास में, देन पल्मोनरी वेन। ठीक है, मेनली क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है मेनली ये होता है कि सब तरफ से लेकर आएगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम क्या करेगी, पंप आउट ब्लड करेगी भाई, आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास में, देन वापस लंग्स में जाके डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से क्या होगा, दोनों चीज एक्सचेंज होगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, देन लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देगी ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो मेनली इसके अंदर अपन को पूछा गया है कि हार्ट के कितने कक्ष होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं। तो दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल, या एक वेंट्रिकल एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, या एक वेंट्रिकल या 3 एट्रियम। ओके, मेनली ये सारी अगर होती है तो अपने मेनली कितने पाए जाते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। जैसे एट्रियम जो होते हैं वो अपर साइड में होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं। तो एट्रियम कौन से, राइट एट्रियम एंड देन लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, तो मेनली इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मानव के हृदय में पाए जाने वाले कक्ष 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको कि भाई मानव शरीर के हृदय में जो हृदय के अंदर जो कक्ष होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 4, टोटल 4, जिसके अंदर 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल जो भी राइट एंड लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ग्राहक रक्त समूह किसे बोला गया है भाई, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट मतलब जो सबको ब्लड, जिसको सबसे ब्लड ले सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ग्राहक रक्त समूह किसे कहा गया है, भाई यूनिवर्सल रिसेप्टेंट रक्त समूह किसे कहा गया है। ओ तो होता है यूनिवर्सल डोनर, ए जो ब्लड ग्रुप होता है उससे अपन ना तो ब्लड ले सकते हैं और ना ब्लड दे सकते हैं, वो ए वाले को ही दे सकता है या फिर ए बी वाले को दे सकता है। देन बी भी नहीं है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, ओ जो है वो क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल डोनर। तो अपना लास्ट ऑप्शन क्या है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है, रिसेप्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, अलाउ करता है सारे ब्लड ग्रुप्स के साथ में सेफ्टी रिसीव हो जाती है इसके अंदर क्या, रेड ब्लड सेल। ठीक है, और कोई अदर टाइप के इसके अंदर ब्लड डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट किसे कहा गया है, ए बी पॉजिटिव को। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मानव में हृदय की और रक्त लेकर आने वाली वाहिनियां कहलाती है। भाई इसके अंदर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रखा है कि मानव शरीर की और रक्त लाने वाली जो वाहिनियां कहलाती है, मतलब कि हार्ट के पास में ब्लड कौन लेके आती है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन लेके आती है भाई, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था।
लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अपने 4 क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। देन ये होता है अपना इंफीरियर वेना केवा, और यही आता है सुपीरियर वेना केवा, जो खुलते हैं कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। देन यहां से ब्लड ऊज आउट होता है, देन यहां से निकलता है एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी जाती है कहाँ पे, देन लंग्स के पास में। देन पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो लेके आती है अपना क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। देन लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कस्प खुलने के बाद में जाते हैं कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे वो, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि मानव में हृदय की ओर रक्त लेकर आने वाली वाहिनियां कहलाती हैं, कि भाई मानव का जो हृदय है उसके पास में जो ब्लड लेके आती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेन्स, आर्टरीज, लिम्फ वेसल्स या नर्व्स। भाई आर्टरीज लिख लो, तो आर्टरीज क्या है, ब्लड लेकर जाती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, लंग्स से डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट होके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो भाई जो वेन्स होती है वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन्स होती है वो ब्लड लेके आती है कहाँ पे, कैरी ब्लड टू दी हार्ट। तो जो ब्लड लेके आती है हार्ट के पास में वो क्या होती है, वेन्स होती है, लिम्फ वेसल्स नहीं है और नर्व्स भी नहीं है। तो ऑप्शंस को निकालना सीखिए ताकि आप पता लगा पाओगे कि आपका जो मेन ऑप्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन को स्प्लिट आउट करना सीखिए कि भाई नर्व से तो नहीं होता है, ठीक है, मेनली लिम्फ वेसल्स भी नहीं पाई जाती है। मेन आर्टरी और वेन्स के अंदर देखो तो आर्टरी ऐसी चीज होती है जो ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से अवे, मतलब हार्ट के पास में जो ब्लड लेके आती है उनको क्या कहते हैं अपन, वेन्स। तो समझ आ गया कि भाई मानव में हृदय की और रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं, वेन्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहीं पे क्लियर होता है। नेक्स्ट है अपना, मानव शरीर में पैराथायराइड ग्रंथियां की संख्या होती है। भाई पैराथायराइड ग्रंथियां, मेनली पैराथायराइड ग्रंथियां होती क्या है, भाई थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि दोनों सिमिलर है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, मेनली अपन चालू करते हैं थायराइड से। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेट होती है ये कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द नेक। मैं अभी बात कर रही हूँ थायराइड ग्लैंड की, है ना, ठीक है। ये है अपना थायराइड ग्लैंड का कि भाई मेनली ये शेप इसका कैसा होता है, ये इसका शेप हो गया प्लस ये इसकी लोकेशन हो गई है। अब अपन को क्वेश्चन के अंदर पूछा है जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, मतलब पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो कितनी संख्या की होती है। मेनली जो थायराइड से जो हार्मोन निकलता है T3 एंड T4 जो हार्मोन निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब ये होती है बटरफ्लाई शेप की, ठीक है, इस तरीके का इसका शेप होता है। प्लस अगर इसको पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे पी शेप की, यहाँ पे पी शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन कहते हैं क्या, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं।
तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो जस्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में ही होती है, जो चार जो एजेस है, 4 जो एजेस है वहां पे पी शेप की लोकेटेड होती है वहां पे, ठीक है। तो ये उन्हें क्या कहते हैं अपन, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके। बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहती है ये, ठीक है। मेनली ये किसका वर्क करती है भाई, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है। मेनली इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, कैल्शियम लेवल कंट्रोल देखती है, ठीक है, मेनली ब्लड के अंदर। तो मेनली ये कितनी संख्या में पाई जाती है, ये 4 संख्या में पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की होती है, इस टाइप की बटरफ्लाई शेप होती है। देन अगर उस थायराइड ग्लैंड को अगर पोस्टीरियर व्यू से देखें तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर 4 एजेस के ऊपर पी शेप की जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। 4 एजेस होती है, 4 एजेस पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो अपना क्वेश्चन यही सॉर्ट आउट होता है कि मानव शरीर में पैराथायराइड की ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 1 नहीं होती है, 2 भी नहीं होती, 3 नहीं होती है, कंप्लीटली पूरी 4 पाई जाती है, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर आउट हो गया हो कि भाई पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती है। पैराथायराइड ग्रंथियां 4 होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, भाई थायराइड ग्लैंड को उठा के देखोगे तो उसका पोस्टीरियर व्यू करोगे तो पीछे 4 एजेस के ऊपर पी शेप में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उनको अपन कहते हैं क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। मेनली इसका जो वर्क होता है कैल्शियम का कंट्रोल होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। मेनली पैराथायराइड ग्लैंड का जो वर्क होता है ये कंट्रोल करती है कैल्शियम लेवल किसके अंदर, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। मेनली ये अपन को पूछ रखा है कि भाई एंडोक्राइन से है ये कि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आपको सीक्रेट होता है। मेनली अगर अपन देखें इसका मेनली मैकेनिज्म देखते हैं तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करता है हार्मोन, देन वो जाके कहाँ पे, पिट्यूटरी में भी 2 होती है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, किसको, हाइपोथैलेमस को। देन अपन पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना भाई। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है मेन ऐसा एक सेंटर है या फिर एक ऐसी ग्लैंड है जो मेनली क्या करती है, सारी जो पिट्यूटरी को होता है उसको कंट्रोल करती है, ये हार्मोन सिंथेसिस करता है। देन ये इसको बोलता है कि भाई पिट्यूटरी अब तो ये हार्मोन सिक्रेट कर। पिट्यूटरी के भी 2 होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं मेनली इनका 2। और दूसरे जो नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो मेनली अपन को क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होता है वो हार्मोन कौन सा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से अपने हार्मोन मेनली 7 हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर 2 हार्मोन। यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो जो हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, प्लस जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसको अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं वहां पे जो हार्मोन है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि भाई इसमें 2 हार्मोन मेनली स्टोर होते हैं, एक तो एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेनली अपना ये यूरिन आउटपुट के ऊपर वर्क करेगा।
और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेनली कब सिक्रेट होता है? जब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जब बेबी जो होता है वो जब निप्पल को सक करता है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को एक और जो दूसरा नाम होता है उसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। ये हार्मोन जब लेबर होता है, जब डिलीवरी होती है तब भी हेल्प आता है। इसके अंदर जो सर्विक्स का डायलेशन होता है उसके अंदर भी मेनली हेल्प करता है। तो अपन मेनली बात कर रहे हैं किसकी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो भाई इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है? अगर अपन देखें कि भाई इनमें से जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, भाई देखो तो टेस्टोस्टेरोन नहीं, ये होता है गोनाड्स वाला जो हार्मोन होता है एफएसएच और एलएच से, मेनली एलएच से निकलता है। देन इंसुलिन नहीं, इंसुलिन खुद ही एक पेनक्रिया से ऊज आउट होता है। एड्रेनलिन अपना एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वहां से होगा। देन अपना ऑक्सीटोसिन, मेनली मैंने आपको बोला था कि दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कहाँ से? दो हार्मोन जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। दो हार्मोन है, एक तो एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को अपन बोलते हैं लव हार्मोन। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन अपना दे रखा है क्या? ऑक्सीटोसिन। तो मेनली अपना आंसर क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है भाई कि अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना बोर्ड पे है कि भाई गर्भावस्था की अवधि को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है? मेनली जो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो ट्राइमेस्टर होते हैं वो कितने होते हैं प्लस उनको कितनी अवधि में बांटा गया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मेनली वीक्स के अंदर देखो या फिर मंथ के अंदर देखो। भाई मैं वीक्स के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है भाई लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टू 13 वीक्स तक जो होता है डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के, भाई आपको पता चल गया ये वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है। तब से लगाकर जो 13 वीक होते हैं, ठीक है, वहां पे होता है अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन अपन देखा जाए सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर अपना होता है 14 वीक से 14 वीक से अपना होता है 27 वीक तक, ठीक है। ये अपना होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। देन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखो तो 28 टू 36 या 40 वीक्स तक जो अपना होता है ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का, वो होता है अपना थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर इनको मंथ्स के अंदर देखो तो 1 to 3 मंथ्स अपने होते हैं। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपना होता है 4 to सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपना कितना होगा 4 to 6 मंथ, ओके। 4 to 6 मंथ एंड देन यहाँ देखो तो 7 to 9 मंथ में मेनली अपनी जो प्रेगनेंसी होती है वो टोटली 9 मंथ की होती है, ठीक है। अगर 9 मंथ से पहले हो तो प्रीटर्म लेबर उसको बोल सकते हैं, या प्रीमेच्योर बेबी जो पैदा होता है, ठीक है, डिलीवर होता है वो। अगर 9 मंथ्स के बाद तो पोस्टर्म लेबर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अपने मेनली क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि गर्भावस्था की अवधि को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। मैंने आपको जो ट्राइमेस्टर है वो सारे बता दिए। 1 ट्राइमेस्टर नो, 2 ट्राइमेस्टर नो, 3 ट्राइमेस्टर यस, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना होता है कहाँ पे? डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी टू 13
वीक्स। देन उसके बाद में अपना जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसको बांटा गया है 14 वीक्स टू 27 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर को बांटा गया है 28 वीक्स टू 36 या 40 वीक्स तक। ठीक है, तो अगर मैंने उसको आपको मंथ्स में भी बता दिए हैं प्लस आपको उसको वीक्स में भी बता दिए, तो टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर? टोटल जो ट्राइमेस्टर होते हैं वो होते हैं 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, क्लियर आउट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा लक्षण गर्भ अवस्था के 3 ट्राइमेस्टर के दौरान उपस्थित रहता है? ओके भाई, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान कौन सा जो अपना जो साइन है वो कौन सा रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर तक? फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लगाकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक कौन सा साइन अपना जो है प्रेगनेंसी के अंदर वो रहता है? ऑप्शन है क्विकनिंग, ऑप्शन बी इज लाइटनिंग, ऑप्शन सी इज एमेनोरिया एंड ऑप्शन डी इज इनलार्जमेंट ऑफ सर्विक्स। ओके, तो अपन को देखना है कि बट थर्ड ट्राइमेस्टर तक प्रेगनेंसी के अंदर जो थर्ड ट्राइमेस्टर है जो अपना कब से कब तक है भाई? थर्ड ट्राइमेस्टर कब से कब तक था? 28 टू 40 वीक्स है ना, जिसको अपन ने 7 टू 9 मंथ के अंदर, अगर मंथ्स के अकॉर्डिंग देखो तो 7 टू 9 मंथ दे रखा होता है। तो इसके अंदर कौन सा जो साइन है या कौन सा जो लक्षण है वो उपस्थित रहता है? भाई जो क्विकनिंग होती है, मूवमेंट होता है, ये फेल्ट होता है कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 16 टू 28 वीक पे ये जो आपका क्विकनिंग है वो आपको जो क्विकनिंग होती है वो फील होती है 16 टू 20 वीक्स पे। मतलब ये जो साइन है वो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। जैसे अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि भाई 14 टू 27 वीक अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, जो क्विकनिंग होती है सेकेंड टू 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो अपना जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को जो साइन फील होता है उसको क्या कहते हैं? क्विकनिंग प्लस लाइटनिंग जो होती है अपन को। इसके अंदर क्या होता है? जो ब्रॉड पार्ट होता है बेबी का वो क्या करता है भाई? शो होने लग जाता है या फिर पेल्विक पार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं लाइटनिंग। ये भी मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो लाइटनिंग होती है वो 28 टू 40 वीक्स में होती है। ठीक है, अब देखते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया जो होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक परसिस्टेंटली रहता है क्या? एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब मासिक चक्र की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है अपनी वो मेनली क्या होती है? नहीं आती है। एमेनोरिया रहता है कब तक? 3 ट्राइमेस्टर तक। सर्विक्स का इनलार्जमेंट ऑफ सर्विक्स जो होती है अपनी वो कब होती है? अपने लेबर, जो लेबर होता है अपना उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर इनलार्जमेंट या डायलेशन होता है। तो मेनली ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता है। क्विकनिंग देखो तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। अब मेनली अपना बच गया लाइटनिंग और एमेनोरिया। बट जो परसिस्टेंटली प्रेजेंट होती है तीनों ट्राइमेस्टर तक, अपन को उस ऑप्शन के साथ में जाना है। तो जो एमेनोरिया होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर तक क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ये मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, बेबी डिलीवरी होने के बाद में ये जो आपका जो एमेनोरिया वाला जो साइन है वो खत्म होता है। देन आपके मेनली मंथली मेंसेस आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया कि बट थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान कौन सा उपस्थित रहता है? दौरान तक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लगाकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक कौन सा जो साइन है वो उपस्थित रहता है। तो क्विकनिंग तो नहीं है। क्विकनिंग क्या होती है? कैसा मूवमेंट होता है जो फेल्ट होता है बट मदर को तो पता नहीं चलता है। देन लाइटनिंग देख लो। लाइटनिंग के अंदर क्या होता है? जो ब्रॉड पार्ट होता है किसका? बेबी का, वो पेल्विस ऑर्गन के अंदर आना चालू हो जाता है। ठीक है, देन एमेनोरिया। एमेनोरिया के अंदर क्या होता है? जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्या होता है? वो एब्सेंट रहती है।
ठीक है। देन आप देखो एनलार्जमेंट ऑफ सर्विक्स मैंने बता ही दिया है। लेबर के जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर होता है कि भाई डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो अपन देखते हैं। तो अपन किसके साथ जाएंगे, एमेनोरिया के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर की किस अवस्था को प्लेसेंटल अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है भाई, लेबर का मतलब होता है क्या है मेनली, जो अपना जो प्रोडक्ट है, जो वाइबल प्रोडक्ट है, वो वॉर्म से जब बाहर आता है उसको, जो अपना बर्थ ऑफ द बेबी है या डिलीवरी ऑफ द बेबी है, उसको अपन क्या कहते हैं, लेबर। ठीक है, मेनली जो लेबर होती है वो भी 3 या 4 स्टेज में बांटी जाती है। मेनली 3 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट के अंदर अपन देखते हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अपन क्या देखते हैं मेनली फर्स्ट स्टेज के अंदर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कि भाई जो सर्विक्स की डायलेशन है वो चालू होते ही फुल जो डायलेशन होता है, फुल डायलेशन कब तक होता है, 4 सेंटीमीटर से लगा लो टू 10 या 9 to 10 सेंटीमीटर होती है अपनी फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ये अपना अपन किसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। देन सेकेंड स्टेज के अंदर देखें, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखें, स्टेज सेकेंड के अंदर देखें तो डिलीवरी ऑफ द फीटस। भाई इसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई अपना जो डिलीवरी है वो, अपनी जो फीटस की जो डिलीवरी है वो होती है सेकेंड स्टेज के अंदर। देन अगर अपन थर्ड स्टेज देखें, स्टेज थर्ड के अंदर अपन जब अपना बेबी है, जो अपना फीटस है वो डिलीवर हो गया है, वो आउटर वर्ल्ड में आ गया, देन उसके बाद में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है मेनली क्या, एक ऑर्गन होता है, क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है। मेनली ये बिल्डअप होता है कब, जब प्रेगनेंसी अपनी चालू होती है तब मेनली ये वर्क क्या करते हैं, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन या तो बेबी को प्रोवाइड करवाता है, और बेबी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेकर आता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी ऑर्गन होता है, कनेक्टेड होता है किसके, डेसिडुआ और बेबी से अटैच होता है। ठीक है, देन डेसिडुआ मतलब बेबी मदर जो मदर के अंदर होता है, डेसिडुआ डेवलप होता है, उसके अंदर रहता है ये मेनली, और जो प्लेसेंटा होता है वो अटैच होता है बेबी से। ठीक है, तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट लाना प्लस जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करवाता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो अब अपनी डायलेशन अपन ने देख लिया सर्विक्स का फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर अपन ने देख लिया कि भाई बेबी डिलीवर हो चुका है। मेनली अब अपन फिर थर्ड स्टेज के अंदर देखते हैं प्लेसेंटल डिलीवरी। प्लेसेंटल डिलीवरी के जो प्लेसेंटा है कब तक डिलीवर आउट हो जाएगी, उसी को ही अपन कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, और स्टेज फोर्थ अगर आप लेके चलो तो उसके अंदर देखते हैं स्टेज फोर्थ के अंदर मेनली देखते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द मदर। मेनली अपन क्या देखते हैं उसके अंदर, रिहैबिलिटेशन ऑफ द मदर। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली पूछा क्या गया है कि लेबर की किस अवस्था को प्लेसेंटल अवस्था भी कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन होता है। देन थर्ड स्टेज के अंदर डिलीवरी ऑफ द फीटस। थर्ड स्टेज के अंदर आप देखते हैं प्लेसेंटल डिलीवरी, जिसके अंदर जो प्लेसेंटल होता है उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। देन उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटल स्टेज। और फोर्थ स्टेज जो आपको रिहैबिलिटेशन ऑफ द मदर, कि इसके अंदर वापस जो मदर होती है उसको असेस किया जाता है। तो जो थर्ड स्टेज होती है वही प्लेसेंटल अवस्था बोली जाती है। यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पीपीएच से क्या, पीपीएच से आपका क्या, आप क्या समझते हैं भाई, पीपीएच मतलब क्या होता है। पीपीएच की मेनली पूछ रखी है यहाँ पे फुल फॉर्म। ठीक है, पीपीएच की मेनली क्या पूछ रखी है यहाँ पे, फुल फॉर्म, या पीपीएच से आप क्या समझते हैं। ओके, मेनली यहाँ पे पीपीएच से आप क्या समझते हैं,
तो मेनली इसमें पीपीएच की फुल फॉर्म दे रखी है कि भाई एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रीनेटल केयर और पोस्टपार्टम टाइम। ठीक है, तो मेनली पीपीएच से पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अब अपन जो ऑप्शंस है उनका मतलब समझ लेते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज मतलब क्या होता है। एंटी मतलब पहले, एंटी मतलब पहले कि भाई जब 29 वीक से पहले अगर कोई ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही है, हेमरेज से आप क्या समझोगे भाई, ब्लीडिंग। ठीक है, तो 29 वीक पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, मेनली इसके अंदर भी दो चीजें आती है, एक तो एब्रेशियो प्लेसेंटा और एक आती है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, मेनली इसके अंदर दो चीजें आती है कि भाई एक तो होती है अपनी एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर दो चीजें आती है, एब्रेशियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर 29 वीक क्या होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। देन पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या समझते हैं कि भाई पोस्टपार्टम मतलब 40 वीक या फिर डिलीवरी ऑफ फीटस के बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो अपना पोस्टपार्टम हेमरेज में काउंट होता है। ये भी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। मेनली इसके अंदर 500 ml ब्लड लॉस होता है विद इन 24 आवर्स, और उस 24 आवर्स के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, मेनली अपन परपुरियम टाइम में मान लो वो ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर 100,000 ml ब्लड लॉस होता है, वो आता है अपना सेकेंडरी के अंदर। प्रीनेटल केयर का मतलब ये होता है बर्थ के टाइम मदर प्लस बेबी की केयर, है ना, उसको अपन कहते हैं प्रीनेटल केयर। देन पोस्टपार्टम टाइम होता है परपेरियम वाला जो टाइम होता है, परपेरियम टाइम, जहां पे क्या होता है कि भाई बेबी के बर्थ के बाद में जहां पे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे यूट्रस हो, चाहे सर्विक्स हो, चाहे वेजाइना हो, ये सारे इनके अंदर हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ये सारे रिवर्ट बैक करते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर। वो जो टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम टाइम कहलाता है। आप समझ गए पीपीएच का मतलब क्या होता है। पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर भी क्या होता है कि भाई आफ्टर डिलीवरी या फिर 40 वीक के ऊपर जो वेजाइनल क्या होती है ब्लीडिंग, ठीक है, जो 500 ml टू 1000 ml तक हो सकती है। 500 ml होती है विद इन 24 आवर्स में, उसको अपन प्राइमरी कहेंगे। देन 1000 ml होती है आफ्टर 24 आवर्स, उसको अपन कहेंगे क्या, उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। देन प्रीनेटल केयर मतलब क्या होती है, प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब लेबर से पहले जो भी देखभाल की जाती है मदर की और बेबी की। और पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब प्रसव पश्चात जो समय होता है जिसके अंदर सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं, वो होता है। तो पीपीएच से समझ आ गया पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग केवल गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान एक टेम्परेरी ऑर्गन बनता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। टेम्परेरी ऑर्गन जो वर्क करता है मेनली उसका जो फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रिशन का, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का, देन हार्मोन्स एक्सचेंज करने का। मेनली 3 वर्क होते हैं। तो यूट्रस जो होता है ऑलरेडी होता है, हाइपोथैलेमस और वेजाइना ये सारे कब बनते हैं, ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं बेबी के टाइम में प्लस मदर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, गर्भ अवस्था के अंदर जो फीमेल के अंदर तो ये सारे ऑर्गन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, प्लस जो बेबी के अंदर होता है जो ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर ये उसके अंदर ये चीजें बनती है, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, देन जो प्लेसेंटा जो होती है वो गर्भ अवस्था के टाइम पे बनती है, जिसके अंदर मेनली वो टेम्परेरी ऑर्गन होता है। मेनली क्या होता है इसके अंदर ये सारे वर्क अपने किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, प्रसव की प्रथम अवस्था की मुख्य घटना क्या है। भाई फर्स्ट स्टेज मतलब लेबर की
स्टेज फर्स्ट की जो मुख्य घटना है वो क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि बर्थ ऑफ द फीटस होता है अपना सेकंड स्टेज में। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, प्लेसेंटल का आपात या प्रकट मतलब सेपरेशन ऑफ प्लेसेंट होता है अपना प्लेसेंटा थर्ड स्टेज के अंदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन सर्विक्स इज फुली डायलेटेड और क्विकनिंग, क्विकनिंग अपना पाया जाता है भाई ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग, ये कब पाया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज पाई जाती है। मेन अपना बचता है सर्विक्स का फुली डायलेशन, ये स्टेज फर्स्ट में होता है कि सर्विक्स का फुली डायलेशन। मेनली अभी मैंने जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये पूरी स्टेजेस समझाई थी कि लेबर के अंदर कौन सी प्लेसेंटल स्टेज होती है, कौन सी डिलीवरी बर्थ ऑफ द फीटस होता है और कौन सा अपना स्टेज फर्स्ट होता है जिसके अंदर सर्विक्स का फुली डायलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक महिला के मूत्र में HCG की उपस्थिति किस स्थिति का प्रतीक होता है। HCG होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये एक तरह का हार्मोन होता है, मेनली इंडिकेट करता है कि भाई जो वुमेन है वो प्रेगनेंसी है। अपन मेनली क्या करते हैं, 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो हार्मोन होता है वो यूरिन के अंदर आ जाता है, ठीक है, यूरिन के अंदर आता है। देन अपन जो टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो उसके अंदर अपन जो हार्मोन देखते हैं, जो यूरिन के अंदर हार्मोन होता है वो HCG हार्मोन होता है। ये इंडिकेट करता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, महिला की गर्भवती होने का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के मूत्र मार्गी संक्रमण की उपस्थिति, किडनी की अनुपस्थिति या मीनोपोज का। मीनोपोज मतलब क्या होता है कि जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसकी एज होती है अपनी 45 टू 50 एज के अंदर होता है। प्लस किडनी की अनुपस्थिति मतलब किडनी एजेनेसिस कि किडनी अपनी प्रेजेंट ही नहीं है। UIT UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल प्लस वायरल इन्फेक्शन कॉज की वजह से हो सकता है। प्लस महिला की गर्भवती होने का, तो मेन जो ऑप्शन है अपना वो क्या है कि HCG हार्मोन क्या इंडिकेट करता है, ये जो हार्मोन होता है विद इन 9 डेज के अंदर, आफ्टर 9 डेज फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 9 डेज के बाद में ये यूरिन के अंदर क्या हो जाता है कि यूरिन के अंदर आ जाता है हार्मोन। देन अपन उसको यूरिन टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का कि भाई प्रेग्नेंट है कि नहीं, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। देन ये हार्मोन क्या इंडिकेट करता है कि जो महिला है वो गर्भवती होने का, कि भाई जो मेल जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, गर्भस्थ शिशु की किस सामान्य गर्भ प्रस्तुति होती है। ओके, इसके अंदर मेनली बता रखा है कि भाई प्रेजेंटेशन के, भाई इसके अंदर पूछ रखा है कि जो फीटस है, ठीक है, उसकी जो सामान्य प्रस्तुति मतलब जो उसका प्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है, ठीक है। जो मेन जो पोजीशन जो मेन जो प्रेजेंटेशन अपन मानते हैं कैसा, आडी सिफेलिक ब्रिज या तिरछी, ठीक है। आडी मतलब ट्रांसवर्स वाला जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन सिफेलिक, देन ब्रिज, देन तिरछी मतलब ऑब्लिक, है ना। तो मेनली ये जो तीन चीजें दे रखी, चार चीजें दे रखी है, उसके अंदर से जो मेनली जो फीटस की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपना दे रखा है वो क्या है, फर्स्ट अपना दे रखा है आरडी, ठीक है, ट्रांसफर्स में। देन अपना दे रखा है क्या, सिफेलिक, सिफेलिक के बाद में अपना दे रखा है क्या, ब्रिज, और तिरछी मतलब ऑब्लिक, ठीक है। तो अपन देखा जाए भाई सिफेलिक की पोजीशन अपनी आरडी जो ट्रांसफर्स होती है वो इस तरीके से लाई करती है। देन सिफेलिक के अंदर क्या होता है, जो उसका हेड होता है बेबी का वो डाउनवर्ड्स मैनर में होता है, ठीक है। हेड जो होता है, हेड डाउन इन द यूट्रस विद द हेड एंटर्स द पेल्विस। जो हेड जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली जब अपना इफेसमेंट होता है तब वो हेड जो डायरेक्ट कहाँ पे शो करता है, पेल्विस के अंदर। उसको कौन सी प्रेजेंटेशन कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। देन ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर होता है जो
यूट्रस पे क्या, यूट्रस की जो यूट्रस के अंदर जो पेल्विस में अगर अपन देखेंगे, अगर उसका इफेसमेंट होगा तो सबसे पहले अपन को दिखेंगे कि भाई बटक्स और फीट क्लोजर टू द बर्थ कैनाल इंस्टेड ऑफ द हेड। मतलब हेड की जगह मेनली क्या आता है भाई, देखते हैं नॉर्मल प्रेजेंटेशन यही होता है, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भाई नॉर्मल प्रेजेंटेशन बच्चे का यही होगा कि हेड जो होता है वो यूट्रस में यूट्रस पे होता है। देन वो जब इफेसमेंट करते हैं, जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, जब अपनी लेबर की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, जब डायलेशन करते हैं, तब अपन पीवी करके देखते हैं तो अपन को हेड वगैरह ही फील होता है और हेड वगैरह ही दिखाई देता है। तो मेनली तो ये पोजीशन हो जाती है जिसके अंदर अपन को हेड अपना दिखाई देता है। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर बटक्स या फिर फीट आएंगे। देन ऑब्लिक प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि भाई हेड और जो हिप होते हैं वो ट्रांसफर मैनर में लॉन्गिट्यूडनली और हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो फीटस की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अपनी सिफेली की देखने को मिलती है। मेनली कॉमनली यही आती है जिसके अंदर जो यूट्रस होता है उसके वहां पे अपना बेबी का हेड होता है। देन इफेसमेंट करोगे तो जो सर्विक्स अपनी डायलेट होगी, देन जो पेल्विस ऑर्गन में जो फर्स्ट ऑर्गन आएगा डिसेंट होगा, जो फर्स्ट ऑर्गन डिसेंट होगा वो अपना बेबी का हेड होगा। इस प्रेजेंटेशन को अपन क्या कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अपन कहते हैं एलएमपी का अर्थ क्या है, अंतिम मासिक चक्र, मातृ मृत्यु दर, प्राथमिक मासिक चक्र और जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जेएसके प्रथम मानसिक चक्र को मेनार्ची कहते हैं, मेनार के। देन मृत्यु दर एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। समझ आ गई बात। एलएमपी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यहाँ से इंडिकेट होता है कि भाई जो फीमेल है या फिर जो मेनली जो नॉर्मल फीमेल है उसके अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तब होता है जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती है तब। और एलएमपी से क्या तात्पर्य है, अंतिम मासिक चक्र मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया से आप क्या अभिप्राय है, आपका क्या अभिप्राय है। प्लेसेंटल प्रीविया, प्लेसेंटल प्रीविया किसका टाइप है, मैंने अभी बताया था एंटी पार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज मतलब 29 आफ्टर 29 वीक्स के दौरान क्या होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, क्या होती है भाई आफ्टर 29 वीक्स, क्या होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। वो उसके दो कारण है मेनली, तो एक तो प्लेसेंटा प्रीविया, देन एक होता है क्या एब्रेशियो प्लेसेंटा, एब्रेशियो प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होती है, मेनली जो प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटा होती है वो मेनली टाई होती है कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, जो मेनली जो नॉर्मल कंडीशन होती है कि भाई प्लेसेंटा कहाँ पे टाइड अप होती है, अपर यूट्राइन सेगमेंट के वहां पे। देन जो एब्रेशियो प्लेसेंटा होती है क्या होता है उसके अंदर भाई सेपरेशन हो जाता है, प्री मैच्योर जो सेपरेशन होता है किसका, प्लेसेंटा का, वो हो जाता है। उसके पीछे क्या ब्लड भी जो होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, उसके भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे। देन एब्रेशियो प्लेसेंटा प्रीविया से आपका क्या अभिप्राय है, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को कहते हैं हाइपर इमेंसिस ग्रेविडम। ठीक है, मेनली ये जो परसिस्टेंट जो वॉमिटिंग वाला जो साइन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी प्रेजेंट रहता है, सेकंड में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर एक्सेसिव हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर इमेंसिस ग्रेविडम, जिसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा फोर्सफुली वॉमिटिंग होती है और बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होती है। देन अपन देखते हैं कंडीशन विच प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। ऐसी कंडीशन कि भाई जहां पे प्लेसेंटा है वो कहाँ पे इम्प्लांटेड हो, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे, मेनली कहाँ पे होती है, अपर यूट्राइन सेगमेंट पे। ठीक है, देन प्लेसेंटा की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटा, वह स्थिति जिसमें निषेध अंडे गर्भावस्था गाह के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होते हैं। मतलब कंडीशन जहाँ पे जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो इम्प्लांट कहीं यूट्राइन कैविटी में ना होके कहीं और होते हैं, उसको अपन बोलते हैं एटॉपिक एटॉपिक प्रेगनेंसी अपन उसको
बोलते हैं। ठीक है, मेनली प्लेसेंटा क्या है भाई, एंटीपार्टम हेमरेज का एक कारण है। जो प्लेसेंटा प्रीविया से आप समझ लो कि जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है या फिर बैक साइड में है या फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, जिसकी वजह से आपको 29 वीक के अंदर हल्की हल्की ब्लीडिंग दिखाई देती है या फिर हल्का हेमरेज होता है, उसको कहते हैं अपन एंटीपार्टम हेमरेज। उसका कारण है प्लेसेंटा प्रीविया। तो अपन ने चारों ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन के अंदर एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भाई नहीं होता है, उसको कहते हैं हाइपरिमेंसिस ग्रेविडम। एचसीजी हार्मोन हाई होने की वजह से भी ये चीज होती है। ठीक है, और अपन देखते हैं कि भाई इन कंडीशन इन व्हिच प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, भाई यूट्रस के लोअर सेगमेंट के अंदर अगर आपकी प्लेसेंटा क्या है, इम्प्लांटेड है, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटा, नहीं भाई एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता है। देन कंडीशन इन व्हिच द फर्टिलाइज्ड एग्स इज इम्प्लांटेड इन द साइट ऑफ अदर साइट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, भाई इसको क्या कहते हैं अपन, एटॉपिक प्रेगनेंसी। तो समझ में आ गया प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्लेसेंटा है, मतलब प्लेसेंटा की जो क्या पोजीशन है वो करेक्ट नहीं है, होनी का चाहिए थी अपर सेगमेंट में, बट है कहाँ पे, लोअर लाइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्जरी द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल देना कहलाता है, भाई सर्जरी के द्वारा यूट्रस को अपन जब बाहर निकाल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी, हिस्टेक्टोमी और वेसिक्टोमी। अपेंडिक्टोमी अपन मेनली करवाते हैं अपेंडिसाइटिस में। ठीक है, आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, देन आप अपेंडिक्टोमी करवाओगे, उसको बाहर निकाल दोगे। ट्यूबिक्टोमी आप करवाते हो फैलोपियन ट्यूब को टाई करने के लिए। ठीक है, स्टरलाइजेशन का मेथड है ये, जहाँ पे क्या होती है कि मोर प्रेगनेंसी के चांसेस फिर बाद में नहीं होते। हिस्टेक्टोमी, हिस्ट्रिक जो वर्ड है वो रिलेट करता है किससे, यूट्रस से, टॉमी मींस रिमूवल। ठीक है, और वेसिक्टोमी मतलब होती है मेल के अंदर ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है, देन उसकी टॉमिक कर दी जाती है, उसको बाहर जो स्पर्म के जाने का जो रास्ता होता है उसी को काट दिया जाता है, ताकि मेल के अंदर स्टरलाइजेशन, और ये फीमेल के अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो सर्जरी के द्वारा गर्भाशय मतलब यूट्रस को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है अपना, हिस्टेक्टोमी, क्योंकि हिस्ट्रिक जो वर्ड है यूट्रस से रिलेट करता है, प्लस टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ द ऑर्गन, तो यूट्रस का बाहर निकालना क्या कहते हैं अपन, हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई के नेक्स्ट अपन देखते हैं शीत अवस्था की अवधि होती है, मतलब परप्यूरिम जो पीरियड होता है परप्यूरिम का पीरियड मेनली क्या होता है अपना 6 मंथ तक। तो परप्यूरिम का जो पीरियड होता है अपना 9 मंथ 42 डेज 21 डेज और 7 दिन। भाई परप्यूरियम पीरियड के अंदर मेनली देखा जाता है जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जब प्रेगनेंसी के टाइम क्या होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मसल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया वगैरह हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, परप्यूरियम पीरियड्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी, परप्यूरियम पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके बाद से आप इसके अंदर मेनली मदर की केयर की जाती है। ठीक है, मेनली मदर की केयर के अंदर जो भी ऑर्गन्स आपके प्लेस से चेंज हुए हैं या फिर अपनी पोजीशन से हिले हैं, वो सारे अपने क्या नॉर्मल पोजीशन के अंदर रिवर्ट बैक करते हैं। तो उसका जो मेनली जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 मंथ के अंदर तो अपनी जो प्रेगनेंसी होती है वो होती है। ठीक है, 9 मंथ 9 ल्यूनर मंथ जो अपने होते हैं वो प्रेगनेंसी के होते हैं। ठीक है, 42 डेज 21 डेज और 7 डेज मेनली अपन जाएंगे 42 डेज के ऊपर, कि इसको कहते हैं अपन क्या, परप्यूरियम पीरियड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फीटोस्कोप का क्या काम है। भाई फीटोस्कोप क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेनली फीटोस्कोप जो होता है वो क्या वर्क आता है, अपन देखते हैं क्वेश्चन। फीटस को बांधने के लिए गर्भाशय गो की लंबाई नापने के लिए, फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए या एमटीपी के लिए। तो फीटस को बांधने के लिए नहीं, फीटोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो फीटस है उसकी हार्ट रेट को सुन सकते हैं। गर्भाशय गो की लंबाई नापने के लिए नहीं भाई, फंडल हाइट
नापने के लिए नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर वीक्स उसकी फंडल हाइट दिख जाती है कि भाई प्रेगनेंसी अगर 32 वीक्स की है तो उसकी लंबाई 32 होगी, ठीक है। देन FHA सुनने के लिए मतलब फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए अपन फीटोस्कोप का यूज करते हैं। MPT मतलब MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेनली अपन जाएंगे किसके साथ में भाई, फीटोस्कोप किस लिए यूज में आता है अपना, फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए, मतलब फीटस की हार्ट रेट सुनने के लिए मेनली अपन जो स्कोप काम में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं फीटोस्कोप, मेनली फीटल की हार्ट रेट सुनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सब सेंटर पर कार्यरत ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन कौन करता है, ठीक है भाई। इसके अंदर मेनली अपन देखते हैं कि जो सब सेंटर पे जो ANM वर्क करती है, ठीक है, सब सेंटर पे जो ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों को सुपरविजन कौन करता है, तो भाई उनकी जो भी गतिविधियां जो भी वर्क होता है उनको कौन देखता है, ऑप्शन देखते हैं अपन, नर्स देखते हैं, LHV, देन नर्स अधीक्षक और डॉक्टर। भाई डॉक्टर तो होता है कहाँ पे, CHC पे, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक है। नर्स द्वितीय भी नहीं होता है, मेनली नर्स अधीक्षक और LHV। तो मेनली अपना जो रहती है फीमेल विलेजेस के अंदर वो रहती है लेडी हेल्थ विजिटर। तो अपना ऑप्शन क्या है भाई, ANM की जितनी भी वर्क प्रोसेस होती है उसको कौन देखता है, लेडी हेल्थ विजिटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि MIES से आप क्या समझते हैं। मेनली MIES की यहाँ पे पूछ रखी है आपको फुल फॉर्म, तो आप बताइए MIES को क्या समझते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एनिबुलेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट, या मेंटेनेंस ऑफ सब सेंटर, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र की रखावत या प्रबंधक, सूचना एवं मूल्यांकन या प्रणाली, सूचना शिक्षा एवं संक्षेप, ठीक है। आप क्या समझते हैं MIES से, भाई फुल फॉर्म साफ दिखाई दे रही है। MIES मतलब रिलेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है, समझ आए। मेनली ये सारी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन वाला जो सिस्टम है, मेनली अपन जो भी सब सेंटर होता है, ठीक है, देन अपना PHC हो गया, देन अपना CHC हो गया, या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, इन सब के ऊपर जो मैनेजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, एवोल्यूशन सिस्टम अपन सारा चेक करते हैं। तो MIES से मेनली दिख रहा है कि उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, मेनली दिख रहा है कि मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन एवोल्यूशन सिस्टम बोला जाता है। देन अपन देखते हैं क्या कि अपना क्वेश्चन है 6 से 8 महीने की उम्र वाले शिशु से संबंधित ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट है, कि भाई 6 से 8 महीने वाले जो शिशु होते हैं, मेनली ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 6 से 8 महीने की उम्र वाले शिशु से संबंधित ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट है कि भाई सिर इरेक्ट रख पाना, बिना सहारे के बैठ जाना, घुटनों के बल चलना, व सहारे के साथ बैठना। तो मेनली जो ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट है वो देख रहे हैं कि भाई पहले तो अपन स्टेज देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्टेज होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर। जैसे देखा जाए न्यू बॉर्न, जिसको आप न्यूनेट भी बोलते हो, न्यूनेट बोलते हैं भाई 0 to 28 डेज तक, ठीक है। उसके बाद में अपना चालू होता है इन्फेंट वाला पीरियड जो होता है 28 डेज, आफ्टर 28 डेज टू 12 मंथ आपका चलता है क्या, इन्फेंट पीरियड चलता है आपका। देन उसके बाद में देखते हैं टोडलर वाली एज होती है 1 to 3 ईयर। देन आती है आपकी प्री स्कूल के अंदर अगर आप देख लेते हो तो अपना एज होता है 3 to 4 ईयर्स। 3 to 4 ईयर्स अपने जो आते हैं बच्चों के वो प्री स्कूल वाले में आते हैं। देन स्कूल एज के अंदर अपना 5 to स्कूल एज के अंदर अपना आता है 5 to 12 ईयर, ठीक है। देन अपना
एडोलसेंट आता है अपना 13 टू 19, ठीक है, 13 टू 19 या 18 ईयर, जहां तक इसको कहते हैं अपन टीनेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर मेनली पूछा जा रहा है कि 6 से 8 महीने वाले जो उम्र की जो शिशु है उसके अंदर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या, 6 से 8 मतलब आप देख लो कि वो इन्फेंट है, तो इन्फेंट के अंदर आपको क्या, कि इन्फेंट के अंदर आपको क्या ग्रोस मोटर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, मेनली 3 महीने तक जो बच्चे होते हैं बर्थ होने के बाद में वो सिर को इरेक्ट रखना सीख जाते हैं, बिना सहारे के बैठ जाना, घुटने के बल चलना, वो 7 to 10 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, और सहारे के साथ बैठने वाला जो होता है वो अपन देखते हैं उसको 4 to 5 मंथ के अंदर, है ना, 4 to 5 मंथ के अंदर, और प्लस बिना सहारे के बैठ जाना अपना चलता है 6 to 8 मंथ वाले जो भी शिशु होते हैं उनके अंदर। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये पूछ रखा है कि 6 से 8 महीने की उम्र वाले शिशु से संबंधित ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या है अपना, तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट अपना क्या है, अपना ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या है, भाई सिर इरेक्ट रख पाना 3 मंथ के अंदर बच्चे सीख जाते हैं, बिना सहारे के बैठना 6 से 8 मंथ के अंदर, घुटनों के बल चलना 6 से 7 से 10 मंथ के अंदर, देन सहारे के साथ बैठना 4 से 5 के बीच के अंदर। तो ये अपना बी वाला जो है वो क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइबोफ्लेविन का अन्य नाम क्या है, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B12, ये सारे कौन से विटामिन है, विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं ये सारे। देन एक एक करके अपन नाम देखते हैं इनके, विटामिन एक एक करके नाम देखते हैं। तो विटामिन B1 का नाम है थियामिन, देन विटामिन B2 का जो नाम है अपना क्या है, राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन, प्लस इसका है अपना विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, अपन क्या बोलते हैं इसको, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन का अन्य नेम क्या है अपना, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 को अपन क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, और ये सारे कौन से विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्या, ठीक है, गर्भवती महिला में आयरन के दौरान आवश्यकता, गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक आवश्यकता, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर जो वुमेन होती है उसको कितनी आवश्यकता होती है, किसकी, आयरन की। आप जानते हो जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हर जो चीज, हर कैलोरीज होती है, हर जो आयरन होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंजेस आते हैं, बहुत सारी एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो मेनली जो आयरन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो कितना चाहिए होता है, mg IMU पर DL चाहिए होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। देन 4 to 5 mg पर DL चाहिए होता है, 4 to 5 mg टू 6 to 7, है ना, 4 to 5 या 6 to 7 mg पर DL चाहिए होता है इनको सेकेंड व थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक आवश्यकता है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अभिप्रावित रहती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे आयरन की जो दैनिक मात्रा है वो बढ़ जाती है, और जो मात्रा है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इतनी आयरन चाहिए होता है, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इतना आयरन चाहिए होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं निम्न में से
कौन सा वसाविल्य विटामिन है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे दो टाइप के विटामिन होते हैं अपने पास में, एक तो वाटर सॉल्युबल, देन एक होता है अपने पास में फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जो अपने होते हैं अपने पास में विटामिन सी, देन विटामिन बी के अंदर B2 12, विटामिन B1 से B12 तक जो आते हैं वो सारे किस में आते हैं, अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं। और फैट सॉल्युबल है A, D, E और K। ये जो तीन ADEN, जो ADEN जो K है, ये सारे किसके टाइप है, फैट सॉल्युबल विटामिन। मेनली इसके अंदर क्या पूछ रखा है कि विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के कौन से उदाहरण, विटामिन डी, थियामिन, विटामिन सी और विटामिन B12। विटामिन सी और विटामिन B12 प्लस थियामिन, ये जो है कौन सा है, वाटर सॉल्युबल। अभी अपन ने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही पढ़ा था, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये सारे। देन विटामिन डी जो होता है वो किसके अंदर आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि भाई 15 माह के बालक को विटामिन ए किस मार्ग से दी जाती है। भाई 15 माह वाले जो बच्चे हैं, मतलब 15 मंथ वाले बच्चे हैं, उनको विटामिन ए की जो डोज है वो किस मार्ग से दी जाती है, आईडी के द्वारा नहीं, मुख के द्वारा, एससी इंजेक्शन के द्वारा या ड्रिप के द्वारा। ड्रिप के द्वारा तो बिल्कुल कुछ नहीं, कोई से भी इम्यूनाइजेशन नहीं दी जाती है, एससी इंजेक्शन के द्वारा। या विटामिन ए की जो ड्रॉप्स होती है वो 2 ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप्स देते हैं 15 मंथ के अंदर मुंह के द्वारा। ठीक है, मेनली ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, पता चल गया भाई विटामिन ए की जो खुराक होती है किस मार्ग से दी जाती है, मुख के द्वारा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किस बीमारी के लक्षण 3DS के द्वारा लिखा जाता है, एनीमिया, पेलेग्रा, मेनिंजाइटिस या कोरोनल सिरोसिस। ठीक है, मेनली जो 3DS के जो लक्षण होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एनीमिया के अंदर होते हैं, पेलेग्रा के अंदर होते हैं, या फिर मेनिंजाइटिस के अंदर होते हैं, या फिर कोरोनल जिरोक्सिया के अंदर होते हैं। कोरोनल जिरोक्सिया मेनली आई के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कोरोनल लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। मेनिंजाइटिस के अंदर ब्रेन के अंदर, ठीक है, सीएनएस की प्रॉब्लम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेनली किसकी प्रॉब्लम है, सीएनएस की प्रॉब्लम है। पेलेग्रा होती है विटामिन विटामिन जो विटामिन B3 की क्या हो जाती है, इसके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन B3, नियासिन। और एनीमिया जो अपन कहते हैं जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी जो होती है, या फिर एचबी का कम होना, मेनली अपन क्या कह सकते हैं, एचबी लेवल कम होना। तो 3D सिम्टम्स किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं भाई, एनीमिया के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले के अंदर भी नहीं, और कोरोनल जिरोसिस के अंदर भी। तो बचा क्या अपना पेलेग्रा के अंदर देखने के लिए मिलता है 3D, D फॉर डायरिया, D फॉर डेमेंशिया। ठीक है, एक D जो होता है उसमें होता है डर्मिटाइटिस, जिसको अपन बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, B3 की जो नियासिन होता है विटामिन, उसकी क्या हो जाती है आपको, डिफिशियंसी। ठीक है, तो पेलेग्रा जो होता है उसके अंदर 3DS सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि उच्च रक्त दबाव की समस्या मुख्य रूप से किन लोगों में पाई जाती है। उच्च रक्त दबाव की जो समस्या होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, मेनली जो हाई ब्लड प्रेशर, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब HTN, हाई ब्लड प्रेशर के जो मुख्य समस्या है किन लोगों के अंदर हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं, शिशु में, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, या 40 से 45 वर्ष के अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के अंदर। मेनली जो ये प्रॉब्लम होती है वो देखी जाती है अपनी ओल्ड एज वाले जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर अगर देखने को मिलती है तो उसको अपन कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन।
प्लस बच्चों के अंदर नॉर्मल रहता है और शिशु के अंदर भी नॉर्मल रहता है, क्या अपना जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। 20-45 से 40 to 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के अंदर HTN मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 40 to 45 वर्ष, मतलब ओल्ड एज पीपल्स, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, किसकी, HTN की, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या, कि बालकों में दांतों का उद्भव प्राय कब शुरू होता है, मतलब जब इरप्शन ऑफ द टीथ के भाई दांत कब आने लगते हैं, जो प्राइमरी या डेसिडस जो टीथ आते हैं वो कब आते हैं, तो 6 से 7 महीने के बीच में क्या आते हैं, उनके प्राइमरी टीथ आने लग जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बालकों का वजन जन्म बालक का वजन जन्म के वजन का 3 गुना प्राय कब हो जाता है, ठीक है भाई, जैसे ही बर्थ हुआ उसके बाद में जो वेट होता है बेबी का वो कम होता है, अकॉर्डिंग 12 मंथ के बाद में जो वेट होता है वो 3 टाइम्स मोर बढ़ता जाता है, देन उसके बाद में 1 ईयर में उसके डबल होगा, देन 2 ईयर में उसका डबल होगा और 3 ईयर में उसका डबल होगा, अकॉर्डिंग टू देयर डाइट मॉडिफिकेशन भी उनका वेट बढ़ता है। तो मेनली अपन देखते हैं कि जन्म के बाद वजन के अंदर 3 गुना प्राय कब हो जाता है, 12 महीने की उम्र के अंदर या 12 महीने की उम्र पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं विनिंग का क्या अर्थ है, भाई विनिंग मतलब क्या होता है, विनिंग का क्या अर्थ है। डिलीवरी के बाद माँ को स्तन से शुरुआती में 2 से 3 दिनों तक आने वाला बड़ा गाढ़ा पीला दूध, उसको अपन क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, ठीक है। जो 2 से 3 तक जो गाढ़ा दूध आता है, जो गाढ़ा और जो पीला दूध आता है स्तन पान करवाते वक्त, तो उसको अपन कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। बालक को 6 महीने की उम्र पर माँ के दूध के साथ साथ ऊपर आहार प्रारंभ किया करने की प्रतिक्रिया, 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान कराना, ऊपर से कुछ नहीं देना, मलेरिया के उपचार हेतु उपयोग में लेने वाली उपचारात्मक अवधि, ये तो होगा नहीं, ठीक है। विनिंग एक ऐसी चीज होती है जो क्या होता है कि भाई ब्रेस्ट मिल्क के साथ आप उसको ऊपर से कुछ न्यूट्रिशन दे रहे हो, ठीक है। न्यूट्रिशन देना जैसे दाल का पानी पिलाना, आप उसको हल्की खिचड़ी वगैरह खिला रहे हो, किसको, बच्चे को, कब, 6 महीने के साथ में, जब बच्चा 6 महीने की उम्र है आप उसको ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हो और उसके साथ साथ कोई जो आहार है वो भी प्रारंभ कर रहे हो, तो अपन किसके साथ जाएंगे, आंसर बी के साथ में। डिलीवरी में जो गाढ़ा दूध आता है 2 से 3 दिन तक डिलीवरी के बाद में, उसको अपन कहते हैं कोलेस्ट्रम। 6 माह के ऊपर माँ के स्तनपान भी करवा रहे हो प्लस आप उसको दूसरे कोई सप्लीमेंट्स भी दे रहे हो, उसको अपन विनिंग कहते हैं। 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ नहीं देना, माल न्यूट्रिशन बच्चा हो जाएगा, बच्चे के अंदर वेट जो ग्रोथ की डेवलपमेंट होती है वो नहीं होगा, देन लास्ट वाला ऑप्शन तो है नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अवगार स्कोरिंग के दौरान निम्न में से लक्षण का आलंकन नहीं किया जाता है, भाई अवगार स्कोरिंग देखते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ के आफ्टर अपन देखते हैं क्या उसकी अवगार स्कोरिंग, ठीक है। स्कोर 10 तक होता है, मेनली उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है अपन देखते हैं, जैसे अवगार के अंदर देखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर अपीयरेंस, देन पल्स, जी फॉर ग्रॉस मोटर या फिर रिफ्लेक्सेस देखेंगे, मेनली इसके अंदर आएगा रिफ्लेक्स, ठीक है। ए फॉर अपन देखेंगे क्या इसके अंदर एक्टिविटी, और आर फॉर देखेंगे अपन इसका रेस्पिरेशन रेट। इसके अंदर मेनली स्कोर जो होता है, टोटल स्कोर कितना होता है इसका 10, ठीक है, टोटल स्कोर क्या दिया जाता है 10। अब इसके अंदर देखेंगे कि भाई ये कौन सा निम्नलिखित, अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, त्वचा का रंग देखा जाता है, हाँ, हृदय की धड़कन के द्वारा, हाँ, श्वसन द्वारा, हाँ, बट HB स्तर नहीं देखा जाता है, HB स्तर नहीं देखा जाता है किसके अंदर, अवगार स्कोरिंग के अंदर, ठीक है। HB जो स्तर होता है वो
नहीं देखा जाता है अवगार स्कोरिंग के अंदर। अवगार स्कोरिंग के अंदर जो HB स्तर होता है वो नहीं देखा जाता है। ठीक है, अवगार की पूरी मैंने आपको बता दी है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स रेट, G फॉर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट देखा जिसके अंदर रिफ्लेक्स देखेंगे, प्लस A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन रेट। तो त्वचा का रंग देखा जाएगा, अपीयरेंस, हृदय की धड़कन भी देखी जाएगी और श्वसन दर भी देखा जाएगा, बट जो HB स्तर होता है वो नहीं देखा जाता है किसके अंदर, अवगार स्कोरिंग के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं शिशु से आप क्या समझते हैं। शिशु मतलब इन्फेंसी रेट, ठीक है, इन्फेंट होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं भाई, मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर दिखाया था कि बर्थ से लगाकर 28 डेज तक जो बच्चे होते हैं उनको न्यूनेटल कहा जाता है। उसके बाद इन्फेंट्स आते हैं जिनको शिशु अपन कहते हैं, उसको अपन देखा जाता है कब तक, 28 डेज टू 12 महीने तक देखा जाता है। देन उसके बाद में अपन जो देखते हैं 12 महीने के बाद में अपना आता है टोडलर, 1 साल से 3 साल वाले बच्चों को क्या कहते हैं, टोडलर कहते हैं। देन प्री स्कूल आती है, स्कूल, एंड देन में एडोलसेंट आती है। तो 3 वर्ष तक के बच्चों को अपन क्या कह सकते हैं, टोडलर। 3 से 6 माह तक वाले जो बच्चे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इन्फेंट। मां के गर्भ में मौजूद बच्चे को अपन क्या कहते हैं, फीटस। भाई जो बच्चा मां के गर्भ में ही है और 1 वर्ष तक वाले बच्चों को अपन क्या कहते हैं, 1 वर्ष वाले बच्चों को भी अपन क्या कहते हैं, इन्फेंट। ठीक है, इनको अपन अर्ली इन्फेंट कहते हैं और लेट इन्फेंट। ठीक है, तो अपन जाएंगे किस पे, 1 वर्ष तक वाले बच्चों के अंदर। ठीक है, तो 1 वर्ष तक वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, अपन को इन्फेंसी बोला जाता है या शिशु बोला जाता है, जिसको लेट इन्फेंसी भी कहते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग के द्वारा होता है। डिप्थीरिया जो कॉज होता है उसका कॉजेटिव एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, मेनली ये अपना कहाँ पे होता है, ये मेनली इफेक्ट करता है अपने नोज और थ्रोट को। ठीक है, तो इनसे अपनी क्या निकलती, ड्रॉपलेट। तो इनका जो मेन जो इन्फेक्शियस साइन होगा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अपन देख लेते हैं, जैसे फिकल ओरल रूट नहीं भाई, बंदूक संक्रमण द्वारा थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड नहीं, दूसरा पोजन थ्रू कंटामिनेटेड फ्लूइड नहीं। तो अपन जाएंगे किस पे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, खुकर खांसी का कारण क्या है, वुफिंग कफ का कारण क्या है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और वायरस। भाई इसके अंदर पर्टुसिस बैक्टीरिया जो होता है, पर्टुसिस, वो मेनली कॉजेटिव एजेंट होता है किसका, वुफिंग कफ का। ठीक है, वुफिंग कफ किससे कॉज होता है, पर्टुसिस बैक्टीरिया। किससे होता है भाई, पर्टुसिस बैक्टीरिया। वुफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है, पर्टुसिस। मेनली ये क्या है, बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, किस बीमारी का संचालन में चूहे का योगदान होता है। भाई चूहे का जो योगदान होता है किसके अंदर होता है, एड्स के अंदर। एड्स मेनली HIV से होता है, रेबीज, डॉग बाइट। ठीक है, प्लेग्यू जो होता है मेनली हेंटा वायरस, जिसके अंदर फ्लीज प्लस रेड बाइट वायरस भी बोलते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो प्लेग्यू जो होता है, हंटा वायरस किससे फैलता है, रेड बाइट वायरस से, चूहे के काटने से फैलता है। ठीक है, मेनली किससे फैलता है वो, चूहे के काटने से। तो आंसर क्या है इसका, प्लेग्यू। ठीक है, प्लेग्यू किससे फैलता है, रेड बाइट चूहे के अंदर, जो चूहे का जो योगदान रहता है किस बीमारी के अंदर, प्लेग्यू के अंदर। मेनली हंटा वायरस होता है प्लीज के अंदर और रेड बाइट के अंदर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगियों को किन श्रेणियों में बांटा
जाता है, जो अपन डॉट्स थेरेपी देते हैं मेनली देते हैं किसके अंदर, टीबी वाले पेशेंट को, उनको बांटा जाता है 4 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। मेनली जो ये कैटेगरीज होती है डॉट थेरेपी, क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनको जो केसेस होते हैं उनको बांटा जाता है, जैसे न्यू केसेस स्पुटम स्मेयर पॉजिटिव टीबी वाले, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी अपन देखते हैं जिसके अंदर न्यू केसेस आते हैं, ठीक है, स्पुटम स्मेयर प्लस पॉजिटिव टीबी वाले जो पेशेंट होते हैं। देन कैटेगरी सेकंड में अपन जो बांटते हैं वो है प्रीवियस ट्रीटेड पेशेंट है, जिनको वापस रिलैप्स हो सकती है या फिर साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ट्रीटेड पेशेंट, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट कैटेगरी अपन थर्ड के अंदर इंक्लूड करते हैं क्या भाई, न्यू केसेस ऑफ स्पुटम स्मेयर, जिसके अंदर उनको सीवियर केसेस होती है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, न्यू केसेस होता है स्पुटम स्मेयर के, प्लस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होती है। देन कैटेगरी अपन फोर्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं किन पेशेंट को, जिनका जो केस होता है वो ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वालों को, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है डॉट्स की थेरेपी, डॉट्स के अंदर मतलब टीबी की जो ट्यूबरक्लोसिस की जो थेरेपी होती है उसके अंदर। अब अपन पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन का उपचार क्या है भाई, फोटोथेरेपी, ओआरएस, रेडियोथेरेपी और एआरटी। तो फोटोथेरेपी अपन देते हैं किसके अंदर, जॉन्डिस के अंदर, मेनली जॉन्डिस के अंदर देते हैं। कब, किसको देते हैं, न्यूनेटल को, ठीक है। ओआरएस मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। देन रेडियोथेरेपी आप मेनली देते हो आयोनाइजिंग एजेंट से, किसके अंदर आती है ये, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। देन एआरटी एंटी रिट्रोल थेरेपी, जिसको आप एंटी एड्स थेरेपी भी बोल सकते हो, मेनली ट्रीट होती है किसको, एड्स को ट्रीट करने के लिए काम आती है। तो डिहाइड्रेशन का उपचार होता है ओरल डिहाइड्रेशन, जिसको ओआरएस जो बोलते हैं ना कि भाई इसको अगर इसको डिहाइड्रेशन हो गया तो आप ओआरएस पिलाओ, ठीक है। तो ओआरएस जो होता है डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए काम में आता है। निम्न में से टीबी का लक्षण नहीं है भाई, निम्न में से टीबी का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, वजन घटना, वजन बढ़ना, 2 सप्ताह से अधिक खांसी या बलगम में खून आना। बलगम में खून आना मतलब स्पुटम के अंदर ब्लड, ठीक है। निम्न में से कौन सा टीबी का लक्षण नहीं है भाई, अगर टीबी है तो आपका जो वजन है वो बढ़ेगा नहीं, वजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया मेनली आपको अफेक्ट करेगा। तो आपको जो बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा मेनली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपका जो वेट गेन है, आपका न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लस आपको 2 सप्ताह से ज्यादा अधिक खांसी होगी तो आप टीबी के अंदर काउंट होंगे। प्लस स्पुटम के अंदर जो होगा आपका क्या आएगा, आपको ब्लड, है ना, हेमोप्टाइटिस आपको होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, निम्न में से चेतक मतलब जो रैशेस की बीमारी किस दौरान पाए जाते हैं। एड्स में रैशेस नहीं होते, मलेरिया के अंदर भी नहीं होते, स्मॉल पॉक्स या रेबीज होता है डॉग बाइट की वजह से होता है, ठीक है। और एड्स जो होता है एचआईवी इन्फेक्शन है, ठीक है। और मलेरिया जो होता है आपको मॉस्किटोज बाइट से होता है, ठीक है। तो मेनली जो स्मॉल पॉक्स है उसके अंदर क्या होता है, आपको रैशेस होते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर वेरिला जुस्टर जो होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के अंदर कौन सा होता है, वर्सीला, और इसके अंदर होता है वेरिला जुस्टर, ठीक है, जो आपको क्या कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स। रैशेस मेनली इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है क्या, एनयूरिया के दौरान यूरिन आउटपुट होता है,
भाई एन यूरिया के दौरान, एन यूरिया का मतलब क्या होता है कि आपका जो यूरिन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल अपन जो अपनी वॉइडिंग कैपेसिटी होती है 800 टू 1000 ml होती है, मतलब 1 लीटर पर डे अपन वॉइडिंग करते हैं। प्लस इससे ज्यादा हो जाए तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं, ओलिगोयूरिया 400 ml से कम। प्लस जो एन यूरिया होता है वो 100 ml पर डे से भी कम हो जाता है, क्या, एन यूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया भाई लेस देन 400 ml, ठीक है। नॉर्मल जो यूरिन मेच्योरेशन रहता है अपना, मेच्योरेशन जो अपना आउटपुट रहता है वो 800 ml टू 1000 ml, और देखे तो लीटर में 1 लीटर इन 24 आवर्स, ठीक है, यही रहता है मेनली। तो अब ओलिगोयूरिया क्या हो जाता है, 400 से कम हो जाता है, किसके अंदर, 400 से कम हो जाता है किसमें, 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या हो जाता है भाई, ओलिगोयूरिया 24 आवर्स के अंदर 400 से कम हो जाता है। प्लस जो एन यूरिया अपन काउंट होता है भाई, वो एन यूरिया होता है अपना 100 ml से कम हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, एन यूरिया, ठीक है। एन यूरिया के अंदर जो नॉर्मल आउटपुट हो जाए वो 100 ml से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पॉली यूरिया के अंदर क्या होता है, 1000 ml पर 24 आवर क्या हो जाता है, वो यूरिन आउटपुट अपना बढ़ जाता है। तो इसके अंदर अपन मैक्स टू मैक्स जाएंगे किसके अंदर, 100 ml पर डे से कम हो जाता है, ठीक है। मसूड़ों का प्रदार्थ कहलाता है, प्रदार्थ मतलब क्या होता है, पर्दा इन्फ्लामेशन, तो जिंजिवाइटिस गम्स का इन्फ्लामेशन, गम्स को क्या कहते हैं हिंदी में, मसूड़े। ग्लोटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, देन अपन पढ़ते हैं ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। देन पायरिया, पायरिया भी एक डिजीज होती है, ठीक है। पायरिया के अंदर मेनली क्या होता है अपना, ओके, मेनली जो ये पायरिया है इसके अंदर भी क्या होता है कि जो गम्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर बैक्टीरियल क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है उधर, गम्स बहुत ज्यादा स्वेल कर जाते हैं, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है। मसूड़ों का इन्फ्लामेशन जो अपन मेनली जाएंगे किसके ऊपर, जिंजिवाइटिस के ऊपर, जिसको अपन क्या कहते हैं, गम्स का इन्फ्लामेशन। ग्लोटाइटिस मतलब समझ के इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, और टाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन, और पायरिया मतलब इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है गम्स के अंदर। एएनएम द्वारा पेरिनियम की सफाई करते समय सफाई का क्रम क्या होना चाहिए, भाई पेरिनियम की सफाई जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से जो कर्म होना चाहिए वो होना चाहिए आगे से पीछे की ओर होना चाहिए, पीछे से आगे की ओर होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर। तो भाई ये दोनों आंसर्स तो नहीं होंगे, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर करोगे तो बैक्टीरियल इन्वेजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रहे अपने पास में दो ऑप्शन, कौन से, के आगे से पीछे की ओर है, पीछे से आगे की ओर, ठीक है। तो अगर अपन पीछे से मतलब एनएस से आगे की ओर करेंगे, वेजाइना मतलब क्लाइटोरस्टिक, तो जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अपना जो सही मेथड होगा वो होगा आगे से पीछे की ओर, कि अपन पेरिनियम के आगे से चालू होके पीछे तक जाएंगे, ताकि जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह हैं या जितनी भी डर्ट है वो सारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अपना जो कर्म होगा वो होगा आगे से पीछे की ओर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। भाई सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है वायु के अंदर, भाई सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी 0.4%, ऑक्सीजन होती है अपनी 21% और हीलियम होती है 0.005%, ठीक है। तो मेनली अब नाइट्रोजन मान लो कितनी होगी, 78%, 21%, 0.05%, 0.07%,
0.04%, सॉरी 0.04% और हीलियम होगी अपनी 0.0005%। तो सबसे ज्यादा मात्रा में वायु में पाए जाने वाली गैस कौन सी होगी अपनी नाइट्रोजन। ये एज इट इज क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज करने हैं। अब इसके अंदर है भाई आईपीवी किस मार्ग से दिया जाता है, इंट्रा पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है। अब इंट्रा पोलियो वैक्सीन जो होती है मेनली अपन किस मार्ग से दे सकते हैं भाई, आईवी दे रखा है, आईएम, आईटी और एससी, किस मार्ग से देते हैं जल्दी जल्दी बताइए भाई। अपन मेनली इंट्राडर्मल जो होती है अपन आईपीवी क्या करते हैं, आईपीवी देते हैं 6 वीक पे, 10वें और 14वें वीक पर अपन क्या देते हैं, आईपीवी देते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर अपन क्या देते हैं, इंट्रा पोलियो वैक्सीन कब देते हैं, 6, 10 और 14वें महीने पर आईपीवी देते हैं आईडी से, मतलब इंट्राडर्मल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहैबिलिटेशन का उदाहरण क्या होता है या फिर किस में आता है, प्राथमिक स्तर रोकथाम में, द्वितीय स्तर रोकथाम में, तृतीय स्तर या चतुर्थ स्तर रोकथाम में। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता क्या है भाई, पुनः वापस वैसी स्थिति में आ जाना। ठीक है, वापस वैसी स्थिति में आना, उसको अपन क्या कहते हैं रिहैबिलिटेशन। भाई प्राथमिक मतलब फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट लेवल मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। हेल्थ एजुकेशन देते हैं क्यों, कि भाई हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि डिजीज मतलब कोई चीज होने से पहले अपन उस चीज के लिए उनको अवेयर कर देते हैं, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। सेकेंडरी लेवल के अंदर अपन क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और अगर थर्ड के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्ड लेवल या लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर उसको डिजीज हो गई, ग्रसित हो गया, देन उसको स्पेसिफिक ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे, देन उसको रिहैबिलिटेशन करेंगे। फोर्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता ही नहीं है, तो अपन जाएंगे किसके अंदर, थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन के साथ में। ठीक है,